नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अधिकारी सिर्फ बहाना, सिंगार का आरएसएस पर निशाना। क्या है पूरा मसला? नेता प्रतिपक्ष ने आरएसएस पर क्या निशाना साधा है, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट। जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, उनको आरएसएस की चड्डी पहनना चाहिए। सुना आपने? क्या बोल गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। कटनी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों पर हमला बोलते हुए ये विवादित बयान दिया। उमंग सिंघार ने साफ शब्दों में कहा कि जो अधिकारी बीजेपी के हिसाब से काम करते हैं, उन अधिकारियों को आरएसएस की वेशभूषा धारण करनी चाहिए। जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, उनको आरएसएस की चड्डी पहनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम करना चाहिए और यही संविधान में भी है और नियम में भी है। सिंघार के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपका। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भी संघ की शाखा में आना चाहिए, क्योंकि संघ की शाखा से राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। उमंग सिंघार जी, वैसे तो आपने जो बात कही है, बल्कि मैं तो ये भी चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं को भी संघ की शाखा ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि संघ की शाखा से राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। कि आप जो बयानबाजी करके और कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिश करते हो, ऐसा काम मत करो। आप जो है नेता प्रतिपक्ष हो, थोड़े से गंभीरता लाइए। उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन क्या सिंघार का बयान सियासत की भ्रष्ट हो रही भाषा का संकेत नहीं है? लगातार देखा जा रहा है कि राजनीतिक हमलों में नेता भाषा की गरिमा का ख्याल नहीं रखते। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने हमेशा ही ब्यूरोक्रेसी और आरएसएस को निशाने पर लिया है। इस बार सिंघार ने ब्यूरोक्रेसी को बहाना बनाकर आरएसएस पर निशाना साधा है। एक बार फिर आपका स्वागत, नमस्कार। और आपने देखा कि क्या निशाना साधा है आरएसएस पर। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की, ब्यूरोक्रेसी पर निशाना कोई बहुत पहली बार नहीं है। हमेशा ये आरोप लगते हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की है और ऐसा माना जाता है कि आरएसएस उसका मार्गदर्शक एक विराट संगठन है, इसलिए आरएसएस निशाने पर आता है। नहीं तो ये बहुत साफ हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 में जो परिवर्तन घटा और उस परिवर्तन के बाद 14 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो ब्यूरोक्रेसी फिर बटी। ये कहा गया कि ये कांग्रेस के ब्यूरोक्रेट्स हैं। और उस समय पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी, उन्होंने छिंदवाड़ा में कलेक्टर के लिए कहा, ओरे पिट्ठू ठीक से काम करना, जरा समझ लेना। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन भाषा की मर्यादा और तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन अब कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, तो वहाँ अब आप क्या उम्मीद करेंगे जब खुद महाकुंभ में मोनालिसा ढूंढी जा रही हैं, तो कहीं 40 लाख का पैकेज छोड़ने वाले तथाकथित आईटीआई आईआईटी बाबा ढूंढे जा रहे हैं और हर्षा रिछारिया चर्चा में, वहाँ आप किस मर्यादा की बात करेंगे? ये भी बड़ी बात है। पहले बंसल न्यूज़ के सवाल देखिए। क्या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अधिकारियों के बहाने आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं? क्या विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए ब्यूरोक्रेसी सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है? क्या बीजेपी का कांग्रेस नेताओं को आरएसएस शाखा में आने का निमंत्रण देना एक सियासी मसला है या कटाक्ष है? तो मेहमान हैं हमारे, उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन है पार्टी के लिए सीनियर, बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी हैं, युवा नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनका बहुत स्वागत है। शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत। शैलेंद्र जी, हमेशा इस तरह की बातें हमने देखी हैं जी। शिवराज जी के समय की बात है, फिर कमलनाथ जी जब विपक्ष में गए तब उनकी तरफ से कहा जाता था कि आज के बाद कल भी आता है, सावधान रहना। और ये कल के लिए जिनको चेतावनी दी जाती थी वो ब्यूरोक्रेसी होती थी। अभी टीएस सिंहदेव ने हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में कहा कि मेरे पिताजी, यानी उनके पिताजी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे एमएस सिंहदेव, वो कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी वो घोड़ा है जो अपने पर बैठने वाले सवार के
पैरों की थपथपाहट से जान लेता है कि वो कितना कुशल है, नहीं तो गिरा देता है आगे जाके। अब तमाम बातें हैं, कितनी सच कितनी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर निशाना और ब्यूरोक्रेसी का ये वर्गीकरण मनोबल भी तोड़ता है। लेकिन यहाँ जो राजनीतिक बयानबाजी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्मचारियों और सियासत का बड़ा दिलचस्प रिश्ता रहा है शरद जी। जब विपक्ष में होती है पार्टी तो कर्मचारियों अधिकारियों पर निशाना साधती रहती है, जब चुनाव आते हैं तो कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। और निश्चित रूप से जो अभी सिंघार जी का बयान है वो तो एक दबाव बनाने की ही कोशिश है। देखिए, कर्मचारियों के एक तो हम अगर सियासी तौर पर देखें तो कर्मचारी न केवल संख्या के तौर पर बल्कि एक परसेप्शन मेकिंग में बड़ा काम करते हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनका और पार्टी का रिश्ता एक बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि और निचला जो ब्यूरोक्रेसी, खासतौर से ग्रामीण ब्यूरोक्रेसी कहूँ या निचले कर्मचारी, चाहे पटवारी हो चाहे सिपाही हो चाहे, तो इनके काम करने की शैली पर भी बहुत परसेप्शन बनता है एक सरकार के बारे में। तो सियासत और कर्मचारियों का रिश्ता बड़ा दिलचस्प रहा है ये। और सिंघार जैसे कोई भी बड़ा नेता जब किसी ज़िले में या कहीं दौरे पे जाता है, जैसे आज वो कटनी में थे, तो बहुत शिकायतें होती हैं निचले स्तर पर। तो इस तरह के बयान देखिएगा आप, वैसे ही छोटे छोटे ज़िलों से या छोटे दौरों के दौरान आते हैं तात्कालिक मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का और वहाँ के कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए। तो उमंग सिंघार के बयान को मैं इसी तौर पर देखता हूँ। और जैसा कि आप कह रहे थे कि ये इस्तेमाल तो दोनों पार्टियाँ करती है। कमलनाथ हमेशा कहते थे कि कल के बाद परसों भी आता है, और शिवराज सिंह चौहान जी का भी उल्लेख किया आपने, छिंदवाड़ा में उन्होंने कलेक्टर के लिए एक टिप्पणी की थी। तो ये एक राजनीति है दबाव बनाने की और एक अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की। जी, एक शेर है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। कुछ ब्यूरोक्रेट शायद ऐसे हो सकते हैं जो किसी पार्टी के प्रति रुझान दिखाएं, लेकिन परमानेंट गवर्नमेंट कहलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स अगर इस तरह वर्गीकृत हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी उनको अपने सर्विस काल में, अगर जिस पार्टी से उनका रिश्ता तथाकथित रूप से जोड़ा गया है वहाँ वो लंबा पारी खेल रही है तब तो ठीक है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि एक ब्यूरोक्रेट की रक्षा के लिए कोई पार्टी 25 साल तक रहेगी सत्ता में? बड़े सवाल हैं। भूपेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं? अब हर चीज़ पर आक्षेप लगना ये तो ब्यूरोक्रेसी में हो ही गया, लेकिन अब देश में बड़ी संस्थाएं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, ईडी, आईटी, पिंजरे का तोता, ये तो जब आपकी सरकार केंद्र में थी तब की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, ये सब देश की जनता को भी कहीं ना कहीं भ्रमित तो करती है कि आखिर ये चल क्या रहा है देश में। देखिए, जहाँ पर भी जो है असंगत होती हैं चीज़ें, जहाँ पर भी जो है वो नियमों के फ्रेमवर्क को तोड़कर अतिक्रमण करके काम जब होने लगते हैं तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं और हर जनप्रतिनिधि करता है। आखिर जो है आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो है शिवराज सिंह कहते थे उल्टा टांग दूंगा, अबे ओए कलेक्टर, ये मंच से कहते थे वो। अभी जो है 1 मिनट में सस्पेंड करूंगा तो तेरी दुकान सिमट जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए आती हैं कि जनता के अंदर जब डिलीवरी सिस्टम फेल होता है और डिलीवरी सिस्टम में जो है वो केवल चापलूसी और चुगलखोरी में लग जाती है नौकरशाही, तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। और ये जो है किसी एक दल या एक उस तक सीमित नहीं है। ये जो है इसका अर्थ है कि वहाँ पर जो है लोग असंगत काम कर रहे हैं, अनैतिक तरीके से लोगों को सता रहे हैं, उनको जो है तकलीफ दे रहे हैं, और इस उत्पीड़न के खिलाफ अलग अलग तरीके से आवाज़ें उठती हैं। और वो आवाज़ें जो है अन्यथा नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी हैं जो ये जानते हैं कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं, वो स्वेच्छाचारिता से काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि ये उन्हीं को संबोधन है। ये सारे अधिकारियों के लिए संबोधित थोड़ी हैं चीज़ें जो जिनके खिलाफ वहाँ पर शिकायतें होंगी, और ये शिकायतें प्रकाश में भी आती हैं, उन पर एक्शन भी होते हैं और उसमें वो पकड़े भी जाते हैं और सिद्ध भी होता है कि वो इसी तरह के लोग थे। ये हर काल में हर राजनीतिक सत्ता में ये चीज़ें हुई हैं, सिद्ध भी होते हैं वो। आप सोचें कि जो है एक आरएसएस के कार्यकर्ता को थाने में बुला लेने पर अगर जो है डीआईजी लेवल तक के आदमी जब सस्पेंड कर सकती हैं सरकारें, तो ये जो है ये कोई इन टिप्पणियों को अदरवाइज क्यों लेते हैं? वो जानते हैं अधिकारी कि किसके बारे में कहा जा रहा है, वो तो बिल्कुल सही होती हैं। वो इसको जनरलाइज करके हम जो है ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है। जवाब लेता हूँ जी, नेहा जी। शरद जी, संघ जो है वो एक सांस्कृतिक संगठन है, ये हम सब जानते हैं। और उमंग सिंघार जी को जिस प्रकार की छपास की लालसा है, मुझे लगता है कि अगर वाकई कर्मचारी अधिकारी से कोई परेशानी थी तो एक तरफ तो भूपेंद्र जी कह रहे हैं जनरलाइज करके
नहीं करना चाहिए या जो भी है, तो यहाँ पर जनरलाइज करके संघ का नाम लेना बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो संगठन आज अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्कूली क्षेत्र में अगर कोई काम कर रहा है तो वो विद्या भारती है। आज अगर सबसे ज़्यादा कोई बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में काम कर रहा है तो वो विद्यार्थी परिषद है। आज अगर आदिवासियों के बीच में सबसे ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो वो जनजाति कल्याण आश्रम है। आज अगर विश्व का कोई बड़ा संगठन है राजनीतिक तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी है, और लिस्ट गोज ऑन। क्योंकि दिन रात अपना सब कुछ सर्वोच्च न्योछावर करके कोई संगठन, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और जब नेता प्रतिपक्ष ना काम करते हैं, ना जनता के बीच में रहते हैं, ना उनके पास कार्यकर्ताओं को देने के लिए कोई जवाब है, ना संगठन की कोई सूची है, ना कार्यकर्ताओं की कोई जिम्मेदारी है, तो इस प्रकार से एक सस्ती मुझे लगता है कि सुर्खियां बटोरने के लिए आप किसी संगठन का नाम ले सकते हैं। अगर वाकई में किसी प्रकार की कोई समस्या थी तो ये उस राजनीतिक दल से आते हैं उमंग सिंघार जी, जो 65 साल जिसने केंद्र के अंदर राज किया। आज भी अनेकों राज्य में उनकी सरकारें हैं, पूर्व में भी रही हैं। अधिकारियों को चिन्हित करना था, उन कर्मचारियों को चिन्हित करना था, सूची बनाकर जनता के समक्ष रखनी थी, शासन के समक्ष रखनी थी, पर ऐसा ना करते हुए एक जनरलाइज, वो भी एक संगठन से जोड़कर, मुझे लगता है कि इस तरीके की बात कहना ये कांग्रेस की आदत में है। और इसीलिए आप देखिए यही शुरुआत दिग्विजय सिंह जी ने की थी। जिस तरीके से उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को चोर कहा था, आज दिनांक तक कांग्रेस पार्टी फुल फ्लेश्ड कभी मध्य प्रदेश में लौट कर नहीं आ पाई, क्योंकि सिस्टम में ये यथावत रहते हैं। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, अपने दोष, अपने गुनाह, अपना बरसाती मेंढक बन के कभी कभी निकलना, उन चीजों को दबाने छुपाने के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के सहारे लेने पड़ते हैं। जी शैलेंद्र जी, आपको याद होगा अतीत में झांकें तो इंदिरा जी ने कभी भी कोई बहुत, मुझे नहीं याद आता है, अगर हो तो मुझे दुरुस्त करिएगा, भूपेंद्र जी भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, इस परंपरा की शुरुआत अर्जुन सिंह जी के समय से शुरू हुई। और 90 के दशक में 85 के बाद, इंदिरा जी के निधन के बाद, अर्जुन सिंह जी और उनके बाद जैसा नेहा जी कह रही थी दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने आरएसएस को टारगेट करना शुरू किया। और जब से ये आरएसएस से बीजेपी में आने का क्रम संगठन महामंत्री और इन सब का शुरू हुआ और आरएसएस की एक चुनावी भूमिका देखी जाने लगी भारतीय जनता पार्टी के उत्कर्ष की राजनीति में, वहां से ये कड़वाहट और बढ़ती गई। रिसेंटली राहुल जी का बयान कि भागवत जी जेल में होते, किसी और देश में होते तो संघ प्रमुख के लिए, क्या उसी से अभिप्रेरित है? उमंग जी का भी बयान कि अभी राहुल जी ने टारगेट किया है, मैं भी कर देता हूं। आखिर संगठनों को जो राजनीतिक नहीं है उनको क्यों निशाना बनाना? बिल्कुल, देखिए अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो 1966 में प्रतिबंध इस तरह से लगे थे कि कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में नहीं जा सकते। उसके बाद ये प्रतिबंध हटे और मेरे ख्याल से 24 में ही एक आदेश था कि कर्मचारी जा सकते हैं शाखाओं में। तो ये संघ का जो नेटवर्क है शरद जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उसकी कार्यशैली है और जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि कर्मचारियों का बड़ा नेटवर्क होता है परसेप्शन मेकिंग में, तो संघ उसका फ़ायदा जरूर उठाता है। संघ की एक शाखा जरूर काम करती रहती है कर्मचारियों के साथ तालमेल के साथ अंदर ही अंदर। तो ये तो बड़ा जो संघ बीजेपी के लिए इस तरह से जो काम करता है अंदर अंदर, उसमें कर्मचारियों का इस्तेमाल वाकई में होता है। और आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट होने के बाद या वैसे भी कर्मचारी अधिकारी संघ की शाखाओं में जाते रहे, उस विचारधारा को लेकर, विचारधारा के बहाने वो उससे जुड़े रहे और ये बड़ा फ़ायदा पहुंचाता बीजेपी का। तो एक दर्द कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि इसको, और सांस्कृतिक दस्तावेजों में हम कहें तो सांस्कृतिक संगठन है, और कर्मचारियों के लिए जो नियम है 1952 का जन प्रतिनिधि नियम जो भी है 1952 का, उसमें ये है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। तो वहाँ पर एक फ़ायदा मिल जाता है कर्मचारियों को कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के बहाने उसमें काम कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो उमंग सिंघार ने कहा वो एक दर्द तो है कि बीजेपी इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से करती है संघ के ग्राउंड नेटवर्क का और कर्मचारियों के गठजोड़ का। जी भूपेंद्र जी, बाबूलाल गौर जी ने बंसल न्यूज़ से बातचीत में, जब वो जीवित थे और उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि ये अटल जी ने नहीं कहा कि इंदिरा गांधी दुर्गा हैं, ये गुरु गोलवलकर जी ने कहा, जो तत्कालीन संघ प्रमुख थे जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की तैयारी थी। और हमारी एक संघ के प्रमुख नेता से जब बात हो रही थी, पदाधिकारी से बात हो रही थी, हमने उनसे पूछा कि अगर राहुल जी, ये करीब 10-12 वर्ष पहले की बात है, हमने कहा राहुल जी और सोनिया जी अगर राम मंदिर बनाने के लिए आगे आते हैं, उस समय यूपीए की सरकार थी, करीब 10 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा हम स्वागत करेंगे और फूल माला पहनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण या उससे जुड़ी कोई भी गतिविधि होगी, किसी पार्टी की होगी, या आपकी दृष्टि है,
फिर भी ये सारी चीजें ऐसा लगता है संघ के पक्ष में बोली जा रही हैं, लेकिन कोई मर्यादा, कोई दृष्टि तो हमें रखनी पड़ेगी कि आखिर हम अगर इस तरह से जनरलाइज करने लगेंगे चीजों को तो मुसीबत बढ़ेगी। जी ये जो है, पहले तो मैं 2-3 बातें साफ कर दूं, बाद में आपकी बात पे चर्चा करूंगा कि अभी जो है आपके पॉलिटिकल जो है एडवाइजर उन्होंने कहा, शैलेंद्र जी ने, कि कागजों पर तो ये सांस्कृतिक संगठन है, तो और कागजों पर ये सांस्कृतिक संगठन है। हिंदुस्तान में आप एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन बताइए आरएसएस के अलावा जो गैर पंजीकृत हो, जो शासन के किसी नियम कानून से बंधा नहीं हो, जो किसी तरह से अपना जो है हिसाब किताब नहीं रखता हो। आप छोटी सी मंदिर समिति बनाइए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये संविधान से इतर जो काम हो रहा है, ये जो है ये सांस्कृतिक संगठन है और जो है भारतीय जनता पार्टी की बैठकें लेता है। भारतीय जनता पार्टी ये जो है कि अभी आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनका उपयोग करती है, वो भारतीय जनता पार्टी का उपयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग नहीं करती। सत्ता का सारा सुख जो है, आप सारे मंत्री जाकर संविधान में दंड बैठक करते हैं, क्यों करते हैं? ये संघ उपयोग करता है सत्ता का, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी उनका उपयोग करती है। यही तो टसल चल रही है कि उपयोग जहाँ कम ज़्यादा होता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। एक बयान आ जाता है नागपुर से और उस पर संघर्ष शुरू हो जाता है। एक जो सत्ता है वो सत्ता जनता की चुनी हुई सत्ता है, एक दूसरी सत्ता है जो जनता की चुनी हुई सत्ता के ऊपर काबिज है और सत्ता कर रही है। ये कन्फ्लिक्ट, ये वाला कन्फ्लिक्ट है और इसमें कई बातें बार बार उठती हैं। ये झूठ कब तक प्रचारित करोगे आप? हम सांस्कृतिक संगठन है, कोई सांस्कृतिक संगठन जो है गोलियां चलाता है, लट लेके घूमता है। आपका आरोप ये है कि पर्दे के पीछे आरएसएस है जो पूरा संचालन कर रहा है। राजनीति ड्राफ्ट ही वही बनाती है, आपका वही ड्राफ्ट कर प्रतिद्वंदी रही है। बीजेपी है या आरएसएस है? हमारे प्रतिद्वंदी दोनों है, जो पिता भी है और पुत्र भी है। जी नेहा जी, अब इसके बाद अब आपका जवाब तो बनता है, पिता भी हैं पुत्र भी है। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगी शरद जी, जो आप भी बता रहे थे, आदरणीय भूपेंद्र जी को भी कभी मन करे तो संघ की शाखा में जरूर जाना चाहिए। वहां ना कांग्रेस के लिए प्रतिबंध है ना किसी अन्य प्रणब दल के मुखर्जी लिए उनके है। कन्वेंशन में तो गए ना। और मैं तो मिनट ये बताइए। कहूंगी, क्योंकि इन्होंने दंड बैठक की बात की, तो क्या नेहरू जी दंड बैठक करते थे संघ की शाखा या संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के सामने, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है राष्ट्र के नाम पर? नेहरू जी ने बहुत सम्मान से बुलाया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। क्या इंदिरा गांधी जी दंड बैठक कर रही थी? उन्होंने बुलाया बहुत सम्मान के साथ में। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता इस देश के, जिन्होंने संघ की खुले मन से जिस तरीके से तारीफ की है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो दंड बैठक कर रहे थे संघ के सामने? बिल्कुल। आप जिस तरीके से प्रणब दा, जो आपके टॉलेस्ट लीडर रहे, वो संघ के कार्यक्रम में गए और जिस तरीके से उन्होंने प्रशंसा की, तो एक संगठन व उसके जो लोग अपना घर बार सब छोड़कर राष्ट्र निर्माण के लिए निकले हैं, आपका भी एक इस प्रकार का मात्र संगठन था। अगर आपके लोग उस समर्पण भावना के साथ में राष्ट्र के लिए आगे नहीं निकल पाए, आप उसमें गति नहीं पहुंचा पाए, तो मुझे लगता है कि आपको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। पर अगर उमंग सिंघार जी की वाकई में समस्या कर्मचारी अधिकारी से थी, तो उनके नाम लेके चिन्हित करके उन्हें सामने रखना चाहिए था। आप ये वापस संघ पर ले जाकर क्यों दिग्विजय सिंह पार्ट 2 बनने के प्रयास कर रहे भूपेंद्र हैं? जी जवाब दीजिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है आदरणीय नेहा जी ने उठाई है, और अब इन्हें पता नहीं इन्हें कितना ज्ञान है संघ का और संघ की स्टेचर का या उनके इतिहास का। पहली चीज़ तो मैं यहाँ साफ कर दूँ कि कभी जो है नेहरू जी ने उनको नहीं बुलाया, और दूसरे कभी नेहरू जी इनकी शाखा में नहीं गए। ये जो झूठ प्रचारित किया जाता है, इसके तथ्यात्मक सारी चीज़ें सामने हैं। और ये सब बच्चे जो नए नए बच्चे आते हैं वो रट लेते हैं और उसी को जो है दोहराते जाते हैं। ये कभी नहीं हुआ। 26 जनवरी की परेड में कभी नहीं बुलाया गया। कोई चिट्ठी हो, कुछ पत्री हो, सेना करती है उस काम को ऑर्गेनाइज। कोई ऐसा उनके पास कागज़ हो तो बता दें उसको। ये जो है केवल जो है तस्वीरें बना उन्होंने बना गांधी के जी को लेकर भी कहा, सुन लीजिए, गांधी जी ने संघ के सेवा मेरी- कार्यों को लेकर टिप्पणियां की जी हैं। नहीं, जो है ये खुद ही लिख रहे हैं ये अपनी किताबें जी और खुद ही उन किताबों में ये कर रहे हैं। कोई जो है इंडिपेंडेंट कहीं लिटरेचर हो तो बता दीजिए आप।
ये जो है ये चीज़ आप खुद ही लिखते रहो बैठ के, और फिर कहो कि साहब जो फलाने का साप्ताहिक में ये छपा था 100 साल बाद, उसकी जो है रेफरेंस बना के किताबें लिखते रहते हैं। कुछ नहीं है। अब जो है ये इनके कोई तथ्यात्मक प्रमाण, एक आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ सुना देता हूँ। गांधी जी गए कहाँ पर? रत्नागिरी, हमारे एक ब्लॉक कांग्रेस के सब अधिवेशन को संबोधित करने के लिए। लोगों ने वहाँ आकर कहा कि साहब जो है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, सावरकर जी बहुत तबीयत खराब है, आप चल के कम से कम स्वास्थ्य का पूछ लें उनसे। वो स्वास्थ्य पूछने चले गए, और वो जो है कहानियों में लिख गया कि वो तो जो है घुटना टेकने आए गांधी जी, और उनने जो है समर्पण कर दिया, और उन्होंने बड़ी तारीफ की सावरकर की। कोई तथ्य हो तो बता दो, कहीं पर लिखा हो तो बता दो। खुद ही अपनी किताबों में लिखते रहते हैं, और वो किताबें जो है वो भी 10-25 साल छुपा के रखते हैं, फिर 15-20 साल बाद उसको उजागर करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बिट चुकी है, इससे कोई तथ्यात्मक चीज़ें नहीं है। और हिंदुस्तान में भारत के अलावा भी हज़ारों जगह इतिहास लिखा हुआ है, उस इतिहास को पढ़ लीजिए। नेहा जी। और नेहा जी को मैं एक सेकंड मीठा इसमें कुछ भी नहीं है, सब कड़वा ही कड़वा। जिस तरीके का शिष्टाचार जो नेहा जी गोलवलकर को जी ने अगर इंदिरा जी के निरंजन टागले के जो है इंटरव्यू देखना चाहिए। निरंजन टागले को पढ़िए, और उन्होंने बड़ा वरिष्ठ और कनिष्ठ की बात नहीं है, तो मेरी बहन आप बोल लीजिए फिर जैसे वो जवाब दे सके। निरंजन टागले के आप जो है सारे संदर्भ पढ़ लीजिए, उसने 21,000 जो है डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च किया हुआ है, सारे देशों में चलिए घूमा है। अब उनकी बात सुन लेते हैं, अब उनकी बात सुन। शरद जी, इसमें प्रणब दा का भी लेख है, और मुझे लगता है कि उन्हें पढ़ लेना चाहिए भूपेंद्र जी को। और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने प्रशंसा की, हमारे बीच में भाषण भी है। और यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर भी संघ के लोगों शरद ने जी, काली मैं अच्छा इस तरीके ये से बताइए नहीं भूपेंद्र जी, करवाई। भूपेंद्र जी, बहुत बाद में वरिष्ठ भूपेंद्र जी, वो तस्वीर इंदिरा गांधी जी का डॉक्यूमेंटेशन है, डाक टिकट वाला नहीं है। प्रणव को बताइए पहनी थी क्या इंदिरा उन्होंने? गांधी जी का वो वीर सावरकर को लेकर डाक टिकट है सर, सावरकर को लेकर, और साथ में अभी जैसे गांधी जी के जिस तरीके से उन्होंने पूरा स्टोरी नरेट करने की कोशिश की, यही कांग्रेस के लिए मुसीबत है। क्योंकि एक और तो नेहरू जी इनवाइट करते हैं, इंदिरा गांधी जी संघ के विचार के लोगों के डाक निकालती हैं, प्रणब दास स्वयं कार्यक्रम में जाकर कार्यक्रम अटेंड करते हैं और भूरी प्रशंसा करते हैं। एक ऐसा संगठन जो निस्वार्थ काम कर रहा है, और दूसरा वो राजनीतिक दल जो केवल एक परिवार की गुलामी कर रहा है। ये बिल्कुल तय है कि उनको इस प्रकार की पीड़ा होगी, और मुझे लगता है कि आपको उसमें थोड़ा सा चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, सुर्खियों के लिए किसी ऐसे दल का उपयोग अब आगे नहीं बढ़ा में कोई अंतर नहीं है। एक आपको इतिहास में, पंजीकृत परिवार, इतिहास के गुलामी में जरा जवाब दे दीजिए। इतिहास के पन्नों में जवाब देने चाहिए ऐसा बहुत कुछ दर्ज है जिसकी पुष्टि या प्रमाणीकरण की बात कौन करे और किससे करे। वो इतिहासकार जिन्होंने लिखा है, क्या उनसे बात की जाए? उनमें से बहुसंख्यक इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सेवा दल और कांग्रेस को लेकर भी एक बात इतिहास के पन्नों में कितनी सच कितनी झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दर्ज है कि 1920-25 के आसपास सरदार पटेल ने गांधी जी से कहा था कि सेवा दल को रोकना होगा। ये संगठन जिस तरह से लोकप्रिय हो रहा है, भविष्य में कांग्रेस की लोकप्रियता, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने इतिहास में ये भी एक रेफरेंस देखा है। भूपेंद्र जी बहुत विद्वान हैं, वो भी समझते होंगे कि ये शिगुफेबाजी था या सत्य था। लेकिन सवाल ये भी है, प्रोजेक्ट नागपुर के काम है ये सब। जी चलिए, लेकिन एक मिनट आपको नहीं बस आप समय नहीं है भूपेंद्र जी। सेवा दल का निर्माण हुआ 1921 में। 20 का इतिहास जो छपा है उसका कोई औचित्य नहीं है। बनी वो 1921 जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संघ और ये जो है 1925 में बनी, 1925 में संघ बना है, ठीक है जी। उसके पहले जो है ये हिंदुस्तानी सेवा दल था। जी जी, हिंदुस्तानी सेवा दल ट्रांसफॉर्म हुआ जो जी है जी। लेकिन एक समय इसका औरा ऐसा था कि नेहरू जी को भी सेवा दल का एक कार्यकर्ता रोक देता था जब नेहरू जी टेस्ट करते थे कि मैंने कार्ड नहीं लगाया है, और वो व्यंग से पूछते, जी आपके पिताजी ने रोका, बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने कहा नौजवान तुम मुझे पहचानते नहीं, उन्होंने कहा मैं जानता हूं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने कार्ड नहीं लगाया हुआ है यहाँ। यानी किसी संगठन को किस तरह फ्लोरिश किया गया। संघ शायद आज वही भूमिका निभा रहा है जो कभी सेवा दल कांग्रेस को आईना दिखाने की एक परंपरा का निर्वाह करता था। ऐसे आईने बमुश्किल तैयार होते हैं, और बमुश्किल जो उन आईनों का सम्मान करता है वो तो उस आईने में झांक कर अपनी सूरत और सीरत को बेहतर कर लेता है। लेकिन जो ऐसे सारे आईने तोड़ देता है, जो सही अक्स दिखाते हैं,
उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर यह तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस जब जब संघ पर चोट करती है तो संघ की शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि वो भी खड़े होते हैं और उसी के साथ बीजेपी भी खड़ी हो जाती है कि अरे, तथाकथित रूप से जैसा खुद पिता पुत्र की बात की, बिल्कुल सही बात मानी जाती है कि बीजेपी का मानस पुत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जी, मानस पिता, मानस पुत्र तो खुद बीजेपी है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि क्या आप बार बार चोट करके संघ पर आप कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ को और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं टक्कर देने के लिए। अब इस रणनीति के पीछे कांग्रेस की सोच क्या है, ये राहुल जी और कांग्रेस बेहतर समझती है। आप लड़ाई में नायक और प्रतिनायक दोनों होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आगे नमस्कार।